है कि हम किसी व्यक्ति को हीरो बनाना चाहते हैं। मीडिया ने पहले ही बहुत हीरो बना रखा है, हम नहीं बनाना चाहते। दूसरा, भ्रष्टाचार कारण है, परिणाम नहीं। तो इसका मतलब है कि हम कारण ढूंढना चाहते हैं, परिणाम को टटोलने से भी कुछ होने वाला नहीं। जैसे बुखार बीमारी नहीं होती, किसी बीमारी की वजह से बुखार होता है। बीमारी कोई भी हो सकती है, उसकी वजह से बुखार होता है। बुखार अपने आप में बीमारी नहीं होता। वैसे ही ये जो भ्रष्टाचार है, ये भी एक व्यवस्था का परिणाम है। एक व्यवस्था इस तरीके की बनी हुई है देश में, उसके फलस्वरूप ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। और हमारा दुश्मन ऐसे मुद्दे ढूंढ करके हमारे लोगों का मुख्य जो आंदोलन है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये लड़ाई शुरू है, लड़ाई शुरू है, इससे कई सबूत है हमारे पास कि वामसेफ संगठन के द्वारा जिस आंदोलन की तैयारी हो रही है और जो क्रांति वामसेफ इस देश में लाना चाहता है और उसके लिए वो रात दिन तैयारी कर रहा है, तो दुश्मन उस तैयारी को खत्म करने के लिए और उस आंदोलन को बढ़ने से रोकने के लिए या उसको विफल करने के लिए रात में बैठ करके वो काउंटर स्ट्रेटेजी निर्माण करते हैं। ये एक लड़ाई है। इसमें क्या है, हम कुछ करते हैं तो फिर वो अपना पैतरा बदल करके नए तरीके से फिर करता है। युद्ध में ऐसा होता है, जब युद्ध विराम होता है या युद्ध में लड़ाई नहीं होती, उस समय रणनीति बनाई जाती है और फिर उस पर दुश्मन पर अटैक किया जाता है। तो ऐसा ही ये दो मूल निवासी का जो आंदोलन है और जो दुश्मनों की जो संगठन है, उन दो संगठनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। तो ये परिणाम जो है भ्रष्टाचार है, मगर कारण क्या है, इसके पीछे ऐसे मुद्दों को ये लोग क्यों मनाना चाहते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे वर्तमान की अगर परिस्थिति हम बताएं, इससे पहले क्या होता था कि आंदोलन चाहे कोई भी हो इस देश के अंदर, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, मगर उसका नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में रहना चाहिए। यह हमेशा हमारे दुश्मन की एक पॉलिसी रही है। अगर नेतृत्व उसके हाथ में रहेगा तो जिस समय वो चाहे उस समय उस आंदोलन को रोक सकता है और उधर उससे ड्रामा करवा करके उस मकसद को भी पूरा कर सकता है। जैसे मैं गुजरात में है हम लोग, तो गुजरात का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सरदार पटेल डैम और उसकी ऊंचाई 4 फुट बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने फैसला किया। तो सरदार पटेल डैम की ऊंचाई अगर 4 फुट बढ़ाई जाती है तो उसके आसपास जो पानी का फैलाव होता है, ऊंचाई तो पानी की सिर्फ 4 फुट बढ़ती है, मगर जमीनी स्तर पर जो पानी फैलता है उससे 45,000 परिवार आदिवासियों के प्रभावित, उस समय की बात हो गया, जो था वो हो गया। अब उस समय आदिवासियों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जमीन जो है वो पानी के नीचे चली जाएगी, हमारे घर, हम बेघर हो जाएंगे, हम भूमिहीन हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। तो उन लोगों ने देखा कि इस आंदोलन का नेता कोई आदिवासी ना हो, इस आंदोलन का नेता कोई मूल निवासी ना हो, इसलिए मेघा पाटेकर नाम की एक ब्राह्मणी को लाकर के उनका लीडर बनाया और उसने कहा मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। उधर से आमिर खान को उठाया, जो फिल्मी हीरो है, उसको कोई मतलब ही नहीं डैम से, आदिवासियों से। उसने कहा मैं आदिवासियों के लिए आंदोलन करूंगा। तो सारे के सारे आदिवासी और उनकी जो लीडरशिप करने वाले कुछ लोग भी थे, उन्होंने कहा यार नेतृत्व तो कर रहे हैं, फिर अपने को करने की क्या जरूरत, अपने को बस इनको साथ देना है। उन्होंने मेघा पाटकर को साथ दिया। मेघा पाटकर ने कहा ये डैम नहीं बनने दूंगी, डैम भी बन गया, मेघा पाटेकर हीरो भी बन गई।
डैम भी बन गया और वो आदिवासी विस्थापित भी हो गए, वहां से चले भी गए, शहरों में फुटपाथ पर पहुंच भी गए, गटर के किनारे पर भी चले गए, वो झोंपड़पट्टी में चले गए, रेलवे के प्लेटफॉर्मों पर पहुंच गए और रेल के डब्बों में वो सफाई करने पहुंच गए। सब कुछ हो गया, मगर डैम बनने के बाद, डैम बनने पर जो रोक लगनी थी वो नहीं लगी। ये एक उदाहरण है। तो इस तरीके से जब बामसेफ संगठन के माध्यम से हम लोगों ने इसको पर्दाफाश किया, लोगों को बताया कि आंदोलन हमारा होता है, आंदोलन हमारा होता है, नेतृत्व वो करता है। मैं जोधपुर में एक दिन रेलवे स्टेशन पे दिल्ली जाने के लिए मंडोर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था, शाम का 5 बज रहा था, ट्रेन 7:30 बजे थी, मेरे पास 2 घंटे का समय था, मैं उधर ही खड़ा था बाहर। तो बाहर रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की मीटिंग हो रही, उस समय लगभग 2004-5 के आसपास की बात है, ये उससे पहले। तो वहां पर चर्चा विषय क्या रखा हुआ था, रेलवे का निजीकरण नहीं हो, निजीकरण के विरुद्ध में। सारे के सारे लोग आए, कुछ नेता जो थे वो बोलते गए, फिर बैठते गए, बोलते गए, फिर बैठते गए। अंत में एक शर्मा जी आए, जो उस यूनियन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और उसने आकर के यूनियन लीडर की स्टाइल में स्पीच किया। मेरे होते हुए, इसे स्टाइल बोला, मेरे होते हुए रेल का निजीकरण, जैसे गांधी ने कहा ना, मेरे होते हुए देश का बंटवारा, साला हो भी गया, उसके जीते जी, मरने के बाद हुआ होता तो भी कम से कम कहा जा सकता था कि बाद में हुआ यार। वो शर्मा जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्टाइल में कह रहा है, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। थोड़े समय बाद रेल का सारा जो पार्सल डिपार्टमेंट है वो निजीकरण हो गया। वो पैसेंजर वाला बच गया, वो भी बड़ी मुश्किल से बच गया, वो भी किसी लोगों ने आंदोलन चलाया तब बच गया। तो इस तरीके से सफाई कर्मियों का अगर कोई संगठन है तो उसका राष्ट्रीय स्तर का नेता ब्राह्मण होगा। किसानों का अगर कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्तर का नेता ब्राह्मण होगा। इस तरीके से वो हमेशा नेतृत्व अपने पास रखते हैं। मगर जैसे ही हम लोगों ने इसका पर्दाफाश किया कि नेतृत्व अपने हाथ में रख करके ये हमारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो इन्होंने दूसरा स्टाइल अपनाया, दूसरा तरीका अपनाया। दूसरा तरीका क्या अपनाया? हमारे ही लोगों को हमारे सामने खड़ा करके, राजस्थान में कहते हैं ऊंट बनाना। ऊंट में आप समझते होंगे रेगिस्तान का जहाज। अब ऊंट रेगिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ऊंट कैसे बनाया जाता है उसका आपको बताता हूं। जब बड़े बड़े किले होते हैं तो किलों के अंदर बड़े बड़े दरवाजे होते थे, और उन बड़े बड़े दरवाजों में बड़े बड़े कील, इतने इतने लंबे 1-1 फुट के लोहे के कील होते थे, ताकि वो सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। तो वो दरवाजा सिवाय हाथी के नहीं टूटता था, हाथी से ही वो दरवाजा टूटता या खुलता था। और अगर हाथी उस दरवाजे को तोड़ने जाए तो वो सूल पहले ही हाथी के सिर में घुस जाते थे या उसके शरीर में घुस जाते थे, हाथी घायल होकर के मर जाता था। हाथी की कीमत उस समय भी रही होगी आज जैसे आज वो कीमती था। तो क्या करते थे, हाथी ना मरे और दरवाजा टूट जाए इसलिए ऊंट को बीच में रखते थे। दरवाजे के और हाथी के बीच में ऊंट को रखते थे। जो हाथी है वो ऊंट को धक्का देता था, तो ऊंट जो है पिस करके दरवाजे में वो सूला में घुस जाता था और पीछे से वो धक्का मारता, दरवाजा खुल जाता था। ऊंट तो बेचारा ऊंट ही बन गया। तो ये हमारे लोगों को ऊंट बनाना शुरू किया। देखो भाई, हमारे पास नेतृत्व कहां है? देखो नेतृत्व तो आपके पास आ गया, आपके लोग कर रहे हैं आंदोलन। तो उन्होंने ये हमारे लोगों को ऊंट बनाने का काम शुरू किया। जैसे अभी का एक उदाहरण दें हम लोग, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ओबीसी का आदमी, शूद्र है, और उन्होंने बाबा रामदेव को बहुत ही कम समय में इतना हीरो बना दिया, विश्व में ऊपर चढ़ा दिया कि दुनिया पूरी उसकी दीवानी हो गई। क्योंकि उनको तो उसका इस्तेमाल करना था, यूज करना था। अब हमारा जो भाई है ओबीसी का खास करके, वो तो एक बैलून की तरह है, उसके अंदर हवा भरो दौड़ेगा। अब उसको इतना उठा दिया, इतना उठा दिया कि जिस मकसद के लिए दुश्मनों ने उसको तैयार किया था, उसने थोड़ी सी अपनी मर्जी भी उसमें डाल दी।
उसने देखा यार मैं तो पूरे देश में छा गया हूं, अब तो किताबों में, टीवी में मेरे चैनल चलने लगे, करोड़ों रुपए आ गए, लोग, मैं जरा नाम सुन करके पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, हजारों रुपए दे करके वहां एंट्री का फीस दे करके मेरे शिविर में आते हैं, अब तो मैं तो इस देश का बस बन गया, अब तो प्रधानमंत्री के काबिल हूं मैं। ऐसा सोच करके उसमें जब हवा भर गई तो उसने सोचा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हम भी हीरो बन सकते हैं। तो जो उसके पीछे, इनके पीछे नकेल होती है, नकेल के बिना ये नहीं होते कोई भी। बाबा रामदेव के पीछे भी नकेल थी, ब्राह्मणों की एक टीम थी, उन्होंने देखा कि ये अब हमारे कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ही कहा, हां आप तो वास्तव में प्रधानमंत्री के काबिल हो, और अगर एक बार झटका दिखा दो देश में तो सीधे प्रधानमंत्री बन जाओगे। अब उसको काटने का प्लान बनाया, खत्म करने का प्लान बनाया, प्लान बना करके उसको कहा कि तुम अब बन सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है अभी हमारे कंट्रोल से बाहर है, और अगर ये कंट्रोल से बाहर गया तो हमारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए अब इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने उसका प्लान बनाया और कहा आप वास्तव में प्रधानमंत्री के लायक हैं, आपको तो दावेदारी करनी चाहिए, जनता को जागृत करना चाहिए। मुद्दा क्या दिया, काला धन, काले धन का मुद्दा दिया, और काले धन का मुद्दा देकर के वो निकल पड़ा, और आगे जाकर वो शिविरों में क्या कह रहा है, शिविरों में बाबा रामदेव, टीवी पर देखा मैंने एक जरा खोलते खोलते कभी कभी खुल जाता है, दिख ही जाता है, वैसे टाइम नहीं मिलता मगर कभी कभी देखते हैं तो ये चैनल पे जल्दी पड़ती है। वो उधर क्या घोषणा हो रही है कि वैसे तो वो ऐसे ऐसे झोली है उसका, वो कपड़ा ऐसे लेकर गाड़ी के अंदर, ओपन गाड़ी में है, और लोग पैसा डाल रहे हैं, तो उसके अंदर पैसा फेंक रहे हैं। उसने टीवी पर एक जाहिरात दिया, उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख से ज्यादा सहयोग देने वाले लोगों को बाबा खुद आशीर्वाद देते हैं। 1 लाख से ज्यादा देने वाला जो है उसके कंधे पर वो हाथ रखते हैं, 1 लाख से कम वाले तो गिनती में भी नहीं है। कौन सा धन इकट्ठा हो रहा है वहां, सफेद, वो काले धन की बात कर रहा है, मुद्दा बना रहा है, वो कौन सा धन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये उसको पता नहीं है कि मेरा कत्ल हो रहा है, उस गधे को मालूम नहीं मेरा कत्ल हो रहा है, उसको हीरो बनाने के लिए आगे कर दिया, आगे करके कहा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब उसमें गुब्बारे में हवा भर गई, उड़ने लग गया, थोड़ा हवा में इधर उधर उड़ने लग गया, जब उड़ने लग गया तो उन्होंने कहा अब इसको पिंचर करना चाहिए, अब इसके अंदर पिन चुबाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रणनीति के तहत रामलीला ग्राउंड मैदान जो है बुक किया, बुक शिविर के लिए किया, और रामदेव को कहा तुम्हें यहां पर अनशन करना है। अनशन के लिए पहुंच गए बाबा जी, अनशन के लिए पहुंच गए, परमिशन शिविर का था, पुलिस ने रातों रात झड़प लगा दी, झड़प लगा करके उठा दिया, और एक महिला के कपड़े पहनकर छुप करके भागना पड़ा। अब वो हीरो दुनिया से गायब है, ना मीडिया में है, ना किताबों में, ना टीवी पर है, कहीं पर भी नहीं। ऊंट बना दिया, बन गया ऊंट। अब दूसरी बात है अभी अन्ना हजारे की, मुद्दे इसी आंदोलन से डाइवर्ट करने का मैटर है और कुछ भी नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ये नजर में सिर्फ आप हो और कोई नहीं उनकी नजर में, किसी से उनको कोई खतरा नहीं। खतरा अगर है तो इस पंडाल में बैठे हुए लोगों से। वो अच्छी तरह जानता है कि हमारे खिलाफ अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो सिर्फ यहां चल रहा है, बाकी वाले तो उनके खुद के बनाए हुए, उनके खुद के चलाए हुए, उनसे उनको काहे का खतरा होगा। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के कुर्मी, 65 की लड़ाई में ऐसा जानने में मिला, वो रेलवे में, सॉरी मिलिट्री में ड्राइवर थे और खुद उन्होंने बताया इंटरव्यू में, मैंने इंटरव्यू देखा, उसने बताया कि मेरे सारे साथी मारे गए थे और मैं अकेला बच गया था, तो मुझ में इतना डर घुस गया था, भय घुस गया था कि मैंने घर आकर के सीधा इस्तीफा दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा नौकरी में। तो रेलवे, सॉरी मिलिट्री में ड्राइवर है, और ड्राइवर है तो कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 5वीं या 7वीं या 10वीं पढ़ा होगा, 8वीं पढ़ा होगा, इससे ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हो सकता। अगर 10वीं पढ़ा होता ना तो 65 में तो मेजर बनता, ड्राइवर नहीं बनता। अच्छा, 5वीं पास आदमी जिसको वो हीरो बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, गांधी का दर्जा दे रहे हैं, तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं, IRS है ना। केजरीवाल क्या कर रहे हो तो IRS है,
प्रशांत भूषण क्या कर रहे हैं? वो तो वकील हैं, उनको क्यों नहीं आना चाहिए आंदोलन में? ऊंट नहीं ना बनना है, हाथी बनना है। वो हाथी बनते हैं, ऊंट हमारे आदमी को बनाते हैं और उसको हवा भर के आगे करते हैं। साला भूख से मर जाएगा तो भी तू, बीमारी से मर जाएगा तो भी तू, गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, मच्छर काटेंगे तेरे को, हमको क्या लेना, हम तो पीछे हट जाएंगे। तो ये मुद्दे जितने भी हैं, ये हमारे लोगों को इस मुख्य आंदोलन से डाइवर्ट करने के मुद्दे हैं और वो इन लोगों को इस तरीके से मतलब करके लोगों का ध्यान उधर कर देते हैं। मेरे ही गांव के अंदर, मैं उधर दिल्ली में था, वो पर्चा वर्चा बनाने के लिए कुछ गए थे हम लोग, वीर सिंह जी वगैरह, तो उधर से मैं आया तो मैंने पूछा अपने मित्रों के बारे में, कहा दोस्त लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहां आए नहीं? बोला वो तो कोई अन्ना हजारे की रैली में गए। वहां एक ब्राह्मण ने टोपी लगाया, मैं अन्ना हूं, और हमारे लोग ओबीसी के और हमारे SC ST वाले भी उसके पीछे कि आज रैली निकाले। उसने आदेश दे दिया, ब्राह्मण ने आदेश दे दिया, ब्रह्म ने दे दिया, अब क्या है? वो चल दिए। वो दिन भर मेरे पास नहीं आए, शाम को आए तो मैंने पूछा अरे आज दिन भर कहां थे, मिलने ही नहीं आए। बोला वो रैली में गए थे। मैं किसकी रैली? बोला अन्ना हजारे की। मैं कहा अन्ना हजारे की रैली काय के लिए है? बोलता ये तो पता नहीं। रैली में जाने वालों को ये पता नहीं। उसमें से एक आदमी बोला, जिसने थोड़ा बहुत अखबार पढ़ लिया होगा, बोला वो लोकपाल बिल के लिए है ना, उसके लिए है। तो अच्छा, मैं कहा नेतृत्व कौन कर रहा था आपका? वो पुरोहित जी कर रहे थे नेतृत्व, ठीक है ना। पुरोहित जी ने टोपी डाल रखी थी, मैं अन्ना हूं, क्योंकि अन्ना तो एक है, सब जगह जा नहीं सकता, इसलिए सभी को कहा गया सब अन्ना बन जाओ। लोगों को यह मालूम नहीं है कि ये रैली काहे के लिए है। लोग उसको ही मैंने पूछा, अच्छा लोक बिल के लिए, ये क्या है ये लोकपाल बिल, इसके बारे में बताओ। बोला नहीं जानकारी। तो काहे हो गए, किधर भी चले जाओ। तो इस तरीके से मतलब वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। एक बार दिल्ली में तालकटोरा में एक सम्मेलन हुआ रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, ये जो हमारा आरक्षण मूल है इसके खिलाफ, ये शुरू से ही चल रहा है, जब से लागू हुआ तब से चल रहा है। तो वो एक रैली निकाली उधर तालकटोरा में, मीडिया के लोग गए, उसमें सारे आदिवासी लोग थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस साइड के, सिरोही के, ग्रासिया, उदयपुर के, वो सारे लोगों को उधर ट्रेन में भर के लाया गया और रिजर्वेशन। अब वो रैली में क्या बोले, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। आगे वो थोड़ा अंग्रेजी में बोलते, रिजर्वेशन बंद करो, रिजर्वेशन बंद करो। तो मीडिया के कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने बोला भाई तुम लोग कौन हो? तो बोला हम आदिवासी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के उधर के आदिवासी हैं। क्या तुम्हारे लिए तो रिजर्वेशन है, तो तुम रिजर्वेशन क्यों खत्म करवाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन की वजह से हमको रेल में सीट नहीं मिलती, सारे डब्बे रिजर्व हो जाते हैं, हमारे लिए आधा डब्बा रहता है, बंद करो रिजर्वेशन। साला वो जो रैली में गया उसको ये भी पता नहीं मैं कौन सा रिजर्वेशन खत्म करवाने जा रहा हूं। उसको ये कह करके ले जाया गया कि ट्रेन में जनरल डब्बे में भीड़ हो जाती है, तुम खड़े नहीं रह सकते, घुस नहीं सकते, जब भी जाओ तो दूसरे डब्बे में घुसते हो तो रिजर्वेशन रिजर्वेशन। उनके दिमाग में यही रिजर्वेशन घुस गया, उन्होंने साला उसका इस्तेमाल किया, ले जाकर के दिल्ली में रैली किया। ये सारे लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। मीडिया ने पूछा तब पता चला कि ये तो रेल के रिजर्वेशन के खिलाफ है, इनको जगह नहीं मिलती है ट्रेन में। तो इस तरीके से वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। साथियों, अब आती है बात असली मुद्दे पर कि ये जो लोकपाल बिल है, ये लोकपाल आखिर है क्या? ये एकदम से साहब लेटेस्ट नया मुद्दा है, नया फंडा है हमारे दुश्मन का, ये अपने संविधान पर अटैक करने का। ये नया है, इससे पहले मैंने जितने बताए वो सारे पुराने थे, ये एकदम नया है। अब इसमें क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, वो बता रहा हूं आपको। जो विरोध कर, जो इसका पास नहीं करने की बात करने वाले हैं, उन्होंने ही लगा रखा है, उन्होंने ही लगा रखा है। पास तो करना है, सहमति है, सारे के सारे जो आरएसएस के लोग हैं उन सभी की इसमें सहमति है। आरएसएस का प्रभाव अकेली बीजेपी पर नहीं है, कांग्रेस पर भी है, और वो जब चाहती है आरएसएस तो कांग्रेस लाती है। जब मेरे तो मुंह से आंखों से देखा हुआ मैटर है, जब आरएस पिछली बार कांग्रेस को लाया तब वहां पर कैंडिडेट खड़े करके हम सभी वहां पर प्रचार किया गया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर प्रचार किया कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो।
क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां जब तक रहेगी तब तक दूसरे का प्रभाव नहीं आएगा, दोनों उनके नियंत्रण में है। अब उन्होंने कई बार छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखने लायक होती है। अभी कल परसों मैंने खबर पढ़ी, गुजराती में थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ लेता हूं, तो गुजराती में लिखा हुआ था कि आने वाली सरकार ही लोकपाल बिल पास कर पाएगी, आने वाली सरकार ही। अब उन्होंने क्या माहौल तैयार किया? माहौल ये तैयार किया कि बिल तो हर हालत में पास करना है, क्योंकि लोकपाल तो बनाना ही बनाना है। लोकपाल बनेगा तभी तो संविधान निष्प्रभावी होगा, तभी तो राष्ट्रपति प्रभावहीन होगा, तभी तो पार्लियामेंट प्रभावहीन होगी, तभी तो सारी की सारी एजेंसियां जो उनकी है वो प्रभावहीन होगी। अब प्रभावहीन कैसे होती है? जो नियंत्रण में होती है वो प्रभावहीन होती है। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण राजस्थान के अंदर सभी लोगों ने देखा होगा, पूरे देश में भंवरी कांड। जो भंवरी कांड हुआ उसमें ज्यादा डिमांड मांग चली तो उन्होंने सीबीआई को, ये जांच सीबीआई को दी, सीबीआई को जांच दी। सीबीआई की टीम जांच करने के लिए आई। अब सीबीआई किसके कंट्रोल में है? सीबीआई प्रधानमंत्री के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो उनके कंट्रोल में है। तो उधर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब सरकार के खिलाफ अगर ये मैटर जाता है तो सरकार राजस्थान की नहीं गिरती है, दिल्ली की सरकार भी प्रभावित होती है। तो उन्होंने सीबीआई के लोगों को भेजा। सीबीआई 1 महीने 1.5 महीने तक घुमाती रही। उसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं था ये इसको सॉल्व करना, मगर 1.5-2 महीने चलाने के बाद में आखिर में धीरे से जाकर के कोर्ट में सीबीआई ने बताया भंवरी मर चुकी है। भंवरी मर चुकी है, अगर ये पता लग गया है तो कैसे मरी ये भी पता लग गया होगा, किसने मारा ये भी पता लग गया होगा। अब इसकी आवाज उठाने के लिए अगर कोई था तो उसके पति अमरचंद को ही पूछताछ के दायरे में ले लिया। पति को जब ले लिया तो पीछे कोई पूछने वाला होना नहीं है ज्यादा, तो उसको ही। अब उसको क्या कह रहे हैं? तू क्या ध्यान रखता था, तेरी क्या ड्यूटी थी, तू भी इसमें शामिल है। अब उसको शामिल करके मतलब इसको इस तरीके अखबारों में भी आया, सीबीआई की टीम ने अदालत में कोई बयान देने की बजाय जज के चैम्बर में जाकर बताया। चैम्बर में क्या बात हो सकती है? चैम्बर में वही बात हो सकती है, कोई गुप्त बात हो सकती है। यह मामला इस तरीके का है, आप भी इधर उधर हो सकते हो।